हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 388 बीएनएसएस 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजना। तो जब कभी अपील में कोई मामला जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा इस अध्याय के अधीन निश्चित किया जाता है। उच्च न्यायालय ने किसी मामले को इस चैप्टर के अधीन डिसाइड किया है तो वह अपना निर्णय और आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके के द्वारा ऐसे निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी। जिस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी, हाईकोर्ट अपना निर्णय उस न्यायालय को भेजेगा अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। और यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के से भिन्न किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मार्फत भेजा जाएगा। अगर किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय है जो सीजीएम से भिन्न है तो सीजीएम के माध्यम से भेजा जाएगा। और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, मतलब प्रारंभिक अधिकारिता वाले जिस न्यायालय ने कोई दंडादेश दिया उसके विरुद्ध आगे चल के जो अपील हाईकोर्ट में हुई, उस अपील का जो डिसीजन है वो इस प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय को भेजा जाएगा। और अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो उच्च न्यायालय का ऐसा जो निर्णय है या जो आदेश है वो जिला मजिस्ट्रेट के मार्फत भेजा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स की किसी डिसीजन पर अगर उसे अपील में चेंज करता है या कोई डिसीजन देता है तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सीजीएम के मार्फत भेजा जाएगा। और ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के मार्फत भेजा जाएगा। तब वह न्यायालय जिसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय आदेश प्रमाणित करके भेजे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुरूप हो, तो वह लोअर कोर्ट्स जो है वो वही आदेश देगा जो कि हाई कोर्ट ने उसे भेजा है। और अभिलेख और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में उस अनुसार कोई संशोधन किए जाने आवश्यक हो तो संशोधन भी किए जाएंगे। आगे है 389 सीआरपीसी 389 430 बीएनएसएस अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। ये जो सेक्शन है ये दोष सिद्धि से अपील पर है। दोष सिद्ध किया गया व्यक्ति और उसने अपील करी है, दोष सिद्धि से अपील पर है। तो अपील के लंबित रहने तक जो दंडादेश दिया गया है उसका निलंबन होगा और अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो क्लोज फर्स्ट इसका कह रहा है कि अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएं आदेश दे सकता है कि दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोष सिद्ध व्यक्ति के द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया जाए। ऐसा कोई आदेश जो दोष सिद्ध व्यक्ति को दिया गया है, ऐसा आदेश जब तक कि अपील लंबित रहती है तब तक निलंबित कर दिया जाए। और अगर ऐसा व्यक्ति परिरोध में है तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। परंतु अपील ऐसे दोष सिद्ध व्यक्ति को, ऐसा कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है जिसे मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अधिक न होने वाली अवधि 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध करता है। ठीक है। Provided that the applicant court said before releasing the own bond bail, convict person who is convicted the offence punishable by the death, imprisonment of life and imprisonment for term not less than 10 years. Okay, 10 वर्ष से कम न होने वाली, 10 वर्ष या उससे अधिक की होती, ठीक है, के लिए उसे दोषसिद्ध किया गया है तो उसे जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे उसके छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम न होने वाले अवधि के कारावास से दंडित किया गया था और ऐसे व्यक्ति ने अपील दायर कर दी और अपील न्यायालय कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपील के लंबित रहने तक छोड़ा जाए, तो उसे छोड़ने से पूर्व जो लोक अभियोजक है उसे ऐसे छोड़ने के विरुद्ध कारण लिखित में दर्शित करने का न्यायालय अवसर देगा। परंतु ये कि जहाँ किसी मामले में ऐसा दोष सिद्ध व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाता है वहाँ लोक अभियोजक जो है वो जमानत रद्द करने के लिए भी आवेदन फाइल कर सकता है। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि उच्च अपील न्यायालय है इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग जो है वो उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ में की गई है।
उच्च न्यायालय भी किसी अपील के मामले में ऐसी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को की गई है। क्लोज 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। आरजीएस में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि जहाँ दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है, जिस न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध किया उसका यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, दोष सिद्ध व्यक्ति ने जिस न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध किया है उसका यह समाधान कर देता है कि वह मामले में अपील प्रस्तुत करना चाहता है। तो उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, 3 वर्ष तक की अवधि या उससे कम। और उस दिशा में जब वह ऐसा व्यक्ति जो दोष सिद्ध किया हुआ है केवल जमानतीय अपराध है और वह जमानत पर है, तो यह आदेश देगा कि दोष सिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितने के लिए अपील प्रस्तुत करने उपधारा 1 के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो कब किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? जब वो जमानत ऐसा अपराध किया है जो जमानत पर रहते हुए 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडाधिष्ट है या केवल जमानती अपराध है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जब तक कि जमानत से इनकार करने की कोई विशेष कारण न हो। और ऐसा व्यक्ति जमानत पर छूटा रहता है तो उसकी कारावास का दंडादेश जो है वो भी निलंबित समझा जाएगा। जमानत पर ही छोड़ दिया गया तो वो दंडादेश अपील के लंबित रहने तक निलंबित रहेगा। इस पर ही क्वेश्चन बना हुआ है कि दोषसिद्ध व्यक्ति अपील प्रस्तुत करना चाहता है तो वहाँ न्यायालय की क्या प्रोसीजर होगी। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि जब अंतोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास आजीवन कारावास का दंडादेश दे दिया जाता है, तब वह समय जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे दंडादेश दिया गया था हिसाब में नहीं लिया जाएगा। अब वो तो बोल दे दोष सिद्ध व्यक्ति कि भाई इतने दिन मैं जमानत पे रहा था तो इतने दिन के लिए उसमें से वो सेट ऑफ कर दिया जाए, लेकिन उसे सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। जितने दिन की वह बाहर रहा था, छूटा रहा था या जितने दिन वो जमानत पर था तो उस अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। उसकी कारावास की अवधि जब तक उसने कारावास भोगा है उसके पश्चात जब वो जमानत पर आए उस अवधि को बीच में से हटाकर अगेन कारावास की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। तो ये है कि दंडादेश का तो स्थगन हो सकता है लेकिन दोष सिद्धि का स्थगन नहीं हो सकता। सेक्शन 390 CRPC 431 BNSS 431 क्या कह रही है? दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। जब 419 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है, पढ़ के आए हम 419, तब उच्च न्यायालय क्या करेगा? वारंट जारी करेगा और यह निर्देश देगा कि अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, 419 वही है कि दोष मुक्ति से की दशा में अपील और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार में सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है। तो ये हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इससे कि उस व्यक्ति को कारागार में सुपुर्द किया जा सकता है, उसकी जमानत भी ली जा सकती है, जबकि और न्यायालय वारंट जारी कर सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए 419 के अधीन अपील उपस्थित की गई है। सेक्शन 391 CRPC 432 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। तो इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक समझता है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर एविडेंस लेना आवश्यक समझता है, तो ऐसे कारणों को अभिलिखित करके ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा, जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकता है। क्लोज 2 है कि जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा ले लिया जाता है तब ऐसा साक्ष्य जो है उसे प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसे न्यायालय अपील को निपटाने के लिए अग्रसर होगा। अपील पर विचार करने में अपील न्यायालय जो समय है वो अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो ऐसे कारणों को अभिलिखित कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकेगा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, या अगर अपील उच्च न्यायालय में है तो सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा ले सकता है, और ऐसे सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के न्यायालय अपील न्यायालय को ऐसे अभिलेख भेजेंगे। अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उसी समय को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा रहा है। अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को भी उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा। ये अभियुक्त का राइट है कि जब फर्दर एविडेंस लिया जा रहा है तो उस समय वो उपस्थित रहें।
क्लोज 4 है कि इस धारा के अधीन जो साक्ष्य लिया जा रहा है वो अध्याय 25 के अधीन ऐसा होगा मानो कि कोई जांच हो। सेक्शन 433 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय में समान रूप से विभाजित हो वहां प्रक्रिया। तो जहां न्यायाधीश राय में समान रूप से विभाजित है वहां क्या प्रक्रिया होगी? जब इस अध्याय के अधीन अपील न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायपीठ के द्वारा कोई मामला सुना जाता है और वह राय में समान रूप से विभाजित हो, मतलब 2-2 का रेशियो आ रहा हो, तब अपील उन रायों के सहित उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश सुनवाई के पश्चात जो अपनी राय देगा उसी के अनुसार निर्णय दिया जाएगा, निर्णय उसी के अनुसार होगा। परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में कोई एक न्यायाधीश जहां अपील इस धारा के अधीन अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों की बृहत्तर पीठ के द्वारा वह पुनः भी सुनी जाएगी। अगर वो जो मेजॉरिटी जो दे रहा है वो अगर ऐसी अपेक्षा करे कि भाई किसी बृहत्तर पीठ के द्वारा ऐसा मामला सुना जाना चाहिए तो ऐसी अपील पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। सेक्शन 393 CRPC 434 BNSS अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना। तो अपील में अपील न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय और आदेश जो है 418, 19 और 425 की उपधारा 4 के अधीन अध्याय 32 की दिशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। इन दिशाओं को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं में जो मामले हैं वो अंतिम होंगे। 418, 419, 425 के क्लोज 4 और सेक्शन अध्याय 32। परंतु किसी भी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का निपटारा हो जाने पर, दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपील है उसका निपटारा हो जाने पर अपील न्यायालय क्या करेगा? 419 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली किसी अपील को, या 418 में दंडादेश की वृद्धि के लिए उसी मामले में होने वाली किसी अपील को पुनः सुन सकता है और गुणावनुगुण के आधार पर उस पर निर्णय दे सकता है। किसी मामले में अपील का अंतिम निपटारा हो गया तो भी 419 में दोष मुक्ति के खिलाफ कोई अपील है या 418 में दंडादेश की वृद्धि के खिलाफ कोई अपील है तो ऐसी अपील को पुनः सुन सकता है, गुणावनुगुण के आधार पर उस पर निर्णय दे सकता है। सेक्शन 394 CRPC 400 और 435 BNSS अपीलों का उपशमन, अबेटमेंट ऑफ अपील्स। तो धारा 418 और 419 जो हम पढ़ के आए हैं के अधीन अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इन दोनों सेक्शंस में अगर अभियुक्त व्यक्ति मर जाता है तो अपील अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी, एबेट हो जाएगी। इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर उपशमन हो जाएगा। जुर्माने के दंडादेश पर जो अपील है उसे छोड़कर अन्य सभी अपील का अपीलार्थी अगर मर जाता है तो अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। परंतु जहां जो अपील है वह दोष सिद्धि, मृत्यु या कारावास के विरुद्ध के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो वहां उसका निकट का कोई नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील जारी रखने की इजाज़त के लिए अपील न्यायालय में आवेदन करता है तो ऐसी अपील का उपशमन नहीं होगा। किन मामलों में? जहाँ की अपील की गई है दोष सिद्धि पर, मृत्यु या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अपील है और अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है के विरुद्ध अपील की गई है, ठीक है, और अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है तो उसका कोई निकट का नातेदार 30 दिन के भीतर अपील जारी करने के लिए अपील न्यायालय में आवेदन करेगा जिससे कि अपील का उपशमन नहीं होगा। और निकट के नातेदार में कौन कौन आते हैं? माता पिता, पति पत्नी, पारस्परिक वंशज, भाई या बहन अभिप्रेत हैं। तो ये था अपना चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अब है चैप्टर 32 और इसमें था ना कि इन मामलों में नहीं होगी, इनके सिवाय अंतिम होगी। तो चैप्टर 32 हमने देख ही लिया, निर्देश और पुनरीक्षण। और 425 का क्लोज 2 क्या कह रहे हैं? क्लोज 425 ये 418-19 थी ना, उसमें 418-19 थी। तो 419 है दोष मुक्ति की दशा में अपील। 418 है राज्य सरकार के द्वारा कोई दंडादेश दिया गया है उसके विरुद्ध अपील। और 425 का क्लोज 4 जो है वो क्या कह रहा है? हाँ, वो है अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। तो यही है कि 424 में जब अपीलार्थी जेल में है तब कोई अपील की जाती है तो उसका खारिज किया जाना। इन मामलों में अपील नहीं होगी, अपील का उपशमन हो जाएगा। इनको छोड़कर अन्य सभी मामलों में जो क्या है, क्या बता रखा है, हाँ, अपील के सारे जो आदेश हैं वो अंतिम होंगे।